नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के दल भारी पड़ सकते हैं। कांग्रेस को मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में से कम 92 में कांग्रेस को अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का सामना करना पड़ेगा। 92 निर्वाचन क्षेत्रों में से कम 26 ऐसे हैं जहां सपा और आप मैदान में हैं। 3 में कांग्रेस को आप और जेडीयू से चुनौती मिल रही है। बता दें, इंडिया गठबंधन का दायरा राज्य चुनावों में होना चाहिए या लोकसभा में, इसमें दलों के विचार अलग अलग हैं। कांग्रेस इस बात पर जोर देती है कि सीटों का बंटवारा संसदीय चुनावों के लिए है। दूसरों को लगता है कि भाजपा को हराने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, चाहे वो राज्य या राष्ट्रीय चुनाव में हो। वहीं सबसे दिलचस्प बैटल राजस्थान के राजनगर में है। ये सीट कांग्रेस के हाथ में है, जहां वो सिर्फ 732 वोटों से जीती थी। इस सीट पर सपा को 23,784 वोट मिले थे। यह सीट उन 9 सीटों में से एक है जहां कांग्रेस कम संख्या में जीती थी। इसके अलावा ग्वालियर सीट भी कांग्रेस ने 121 वोटों से जीती थी और इस बार आम आदमी पार्टी भी उतरी है। इसके अलावा जबलपुर नॉर्थ सीट भी कांग्रेस 578 वोटों से जीती थी। इस बार जेडीयू ने प्रत्याशी उतार दिया है। ये पार्टियां कांग्रेस को वहां नुकसान पहुंचा सकती हैं जहां कांग्रेस कम वोटों से जीती थी। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा पाए जाने के बाद उनके परिवार ने पीएम मोदी से सीधे हस्तक्षेप करने की बात कही है। सजा पाने वाले रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन मीतू भार्गव ने द इंडियन एक्सप्रेस से समय की कमी का हवाला देते हुए पीएम मोदी से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। भार्गव ने इंडियन एक्सप्रेस से फोन पर बात करते हुए कहा कि कतर के अदालत के फैसले की खबर आने के बाद उनके लिए सबसे कठिन काम अपनी 85 साल की मां को अपने भाई के बारे में बताना था। उन्होंने कहा वो बहुत परेशान हैं, वो दिल की मरीज हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कतर में मौत की सजा पाए 8 नौसैनिकों के परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की और कहा कि सरकार इस मामले को पूरा महत्व देते हुए आगे बढ़ रही है। विदेश मंत्री ने एक्स पर इस संबंध में सोमवार को लिखा है कि सरकार उनकी रिहाई के लिए सभी प्रयास जारी रखेगी। परिवारों की चिंताओं और दर्द को पूरी तरह से साझा किया और कहा कि सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करना जारी रखेगी। इस संबंध में परिवारों के साथ भी तालमेल किया जाएगा। मराठा आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इस समय पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन फैल रहा है। इसकी आंच राजनीतिक लोग भी महसूस कर रहे हैं। मराठा समुदाय के कार्यकर्ता अब राजनीतिक नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं कि ये समुदाय वर्षों से उनके पीछे खड़ा रहा है और समुदाय के आंदोलन का अब समर्थन करने की उनकी बारी है। नेताओं पर बन रहे दबाव के बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से जुड़े हिंगोली से सांसद हेमंत पाटिल ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। पाटिल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा है कि उन्होंने लोकसभा सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। उसने इस आधार पर उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया कि मामले में 338 करोड़ रुपए के धन का लेन देन का मामला अस्थायी रूप से उनसे जुड़ता है। इसके साथ ही इसने आदेश दिया कि ट्रायल 6-8 महीने में पूरी की जाए। इसका मतलब है कि वो अब कम से कम 6 महीने जेल में रह जाएंगे, लेकिन मुकदमे में ढिलाई होने पर वो जमानत के लिए पहले 3 महीने में फिर से आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने फेमा मामले में आज यानी सोमवार को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक वैभव गहलोत ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। ईडी ने गुरुवार को समन जारी किया था। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने केरल में हुए धमाके पर तुरंत दुख व्यक्त कर दिया, जिसके बाद वो लोगों के निशाने पर आ गए। तेंदुलकर के अलावा पीवी सिंधु ने भी केरल धमाके पर अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर साझा की। पीवी सिंधु ने लिखा, केरल में हुए धमाके के कारण प्रभावित हुए लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं, श्रद्धांजलि। उम्मीद करती हूं कि घायल जल्दी स्वस्थ हों। लोगों का कहना है कि मणिपुर जैसे मुद्दे पर तेंदुलकर और पीवी सिंधु कुछ नहीं बोले थे, मगर केरल में हुए धमाके पर बोल रहे हैं। फैक्ट चेक से जुड़ी वेबसाइट के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने सर्च टूल यूज करते हुए एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसके मुताबिक तेंदुलकर ने मणिपुर हिंसा पर कोई ट्वीट नहीं किया था। इसके अलावा बाकी लोग भी इनको निशाने पर ले रहे हैं। इजराइल से आने वाली एक फ्लाइट में सवार यहूदी यात्रियों से भिड़ने की कोशिश में रविवार शाम को सैकड़ों लोगों ने रूस के तागिस्तान क्षेत्र के मुख्य हवाई अड्डे और लैंडिंग फील्ड पर धावा बोल दिया। गजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध के बीच हुई ये घटना बहुत गंभीर है।
इजराइल ने अपने नागरिकों को सुरक्षा चेतावनी जारी की है। गजा में बच्चों की हत्या को लेकर रूस में नाराजगी बढ़ रही है। रूस में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। रूस के रशिया टुडे और इज़वेस्टिया मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो के अनुसार प्रदर्शनकारियों में से कई ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, दरवाजे और तमाम अवरोधकों को तोड़ दिया। कुछ रनवे पर दौड़ते नजर आए। एक वीडियो में दिख रहा है कि इजराइल से आई फ्लाइट के उतरने के बाद भीड़ विमान के पास आने लगी। एक वीडियो में कुछ लोग यात्रियों पर चिल्ला रहे थे। वीडियो में एक प्रदर्शनकारी को तख्ती लिए देखा जा सकता है जिस पर लिखा है, दागिस्तान में बच्चों के हत्यारों के लिए कोई जगह नहीं है। अन्य वीडियो में हवाई अड्डे के टर्मिनल के अंदर भीड़ को दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। हालांकि स्टाफ के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने देश की सेना और सुरक्षा प्रमुखों के लिए की गई अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। दरअसल शनिवार देर रात प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को देश पर हुए हमास के हमले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसके बाद इस विवाद की शुरुआत थी। उनके इस ट्वीट के बाद इजरायल के नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचना की थी। नेतन्याहू ने ट्वीट में अपनी ही खुफिया एजेंसियों और उसके प्रमुखों पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो हमास के हमले का अंदाजा लगाने में नाकाम रहे थे। इजरायली प्रधानमंत्री ने लिखा था कि हमास के युद्ध के इरादों को लेकर प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को किसी भी समय और किसी भी स्तर पर चेताया नहीं गया था। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है और अब उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि वो गलत थे। बीबीसी के अनुसार लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। इजरायल हमास में शुरू हुए इस संघर्ष के बाद पहली बार हिजबुल्लाह ने ऐसा कोई दावा किया है। हिजबुल्लाह ने कहा, रविवार को इजरायली सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह हमला हुआ। ड्रोन को इजरायली सीमा में गिरता हुआ देखा गया है। हिजबुल्लाह को अमेरिका और ब्रिटेन आतंकवादी संगठन बताता है। हिजबुल्लाह ने कहा कि 7 अक्टूबर को शुरू हुए संघर्ष के बाद अब तक उसके 46 लड़ाके मारे गए हैं और 43 घायल हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने अब तक 42 पॉइंट से 84 हमले किए हैं। इजरायल का कहना है कि अब तक कम से कम 7 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि इजरायल या गजा में सैनिकों को भेजने की अमेरिका कोई योजना या इरादा नहीं रखता है। एक साक्षात्कार में कमला हैरिस ने कहा, हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है और ना इरादा है कि हम सैनिकों को इजरायल या गजा में भेजें। कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका इजरायल की सलाह, उपकरणों और राजनीतिक स्तर पर सहायता कर रहा है। वो बोली, इजरायल को यह हक है कि वो अपनी रक्षा करे। ये अहम है कि हमास और फिलिस्तीनियों के बीच किसी तरह का टकराव ना हो। कमला हैरिस ने कहा, सुरक्षा, आत्मनिर्णय और आत्मसम्मान का फिलिस्तीन भी पूरा हकदार है। हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि युद्ध के नियमों का पालन होना चाहिए और मानवीय सहायता रुकनी नहीं चाहिए। हैरिस कहती हैं कि अमेरिका चाहता है ये कि संघर्ष और ना बढ़े। हैरिस ने ईरान को चेतावनी दी है कि इस संघर्ष में न घुसे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।